Hello everyone, my name is Vipin and I am your legal mentor. Welcome to the channel of CLAT Prep, a venture of time. So we are going to start this lecture series on the law of crimes. So this will be your first video. We will be covering entire law of crimes in probably 8 to 7 classes. So let us start today with basic introductions of the law of crimes. So now, what is crime? So a crime is an act or omission. So crime दोनों चीजों में हो सकता है, या तो आप कोई एक एक्ट करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था, जैसे चोरी, मर्डर, रेप, डकैती। कई बार सोसाइटी में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं जिनको आप फुलफिल नहीं करते हैं, ओमिशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ करना था और आप उसे फेल कर गए उसे करने में, देन ऑल्सो इट कैन बी अ क्राइम दैट वायलेट्स लॉ, राइट। सो लॉ एज इन BNS, पॉक्सो और एनी अदर लॉ, राइट, इज पनिशेबल, राइट। आपको पनिशमेंट मिलती है बाय द स्टेट, राइट। कोर्ट आपको पनिश करती है, स्टेट आपके अगेंस्ट में केस चलाते हैं, right. It is considered as an offense against society and the public order rather than just an individual. So जब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, वहां पे पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट में केस फाइल करती हैं। फॉर एग्जांपल there is a dispute of me with a particular party X with respect to contract, then the case would be Vipin versus X, right? So this involves responsibilities, duty, liabilities against each other. And जब भी कोई केस होता है, that case is considered against entire society. क्योंकि whenever there is a crime, it has impact over all and whole society. For example, let's say RG कर रेप केस, उस रेप केस का इम्पैक्ट इंटायर सोसाइटी के ऊपर था। हम लोग बात करें निर्भया केस की। ऐसे जो केसेस होते हैं, लेट्स से कोई ब्रूटल असैसिनेशन ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जो ये क्राइम होते हैं, इनका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर होता है, राइट। सो रादर देन इन्वॉल्विंग द प्राइवेट इंडिविजुअल, स्टेट गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वॉल्व होती है। सो जब भी कोई पर्सन क्राइम करता है, द केस इज ऑलवेज एक्स वर्सेस लेट्स से स्टेट ऑफ MP or Rajasthan, whatever it is, right? Or if it is a central law like UAPA, the case would be against Union of India. Now, essentially a crime is an illegal act, right, that can result into consequences. Once you commit a crime, you can be given simple fines, imprisonment or other पेनल्टी। सो अगर हम लोग समराइज करते हैं क्राइम की डेफिनेशन, सो वी ऑल आर लिविंग इन अ सिविलाइज सोसाइटी जहां के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं, और जब हम बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, सो वी आर बीइंग पेनलाइज्ड बाय द स्टेट थ्रू द कोर्ट्स, राइट। लेट्स से यू डोंट नीड टू स्टील समवन फ्रॉम समवन्स हाउस, राइट। अगर आप किसी के घर से कोई सामान उठाते हो बिना परमिशन के, दैट इज कंसिडर्ड एज अ थेफ्ट, राइट। किसी पर्सन को मार देना विदाउट जस्टिफिकेशंस, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो ये जो सारे एक्ट्स होते हैं, इनको बोलते हैं क्राइम, और इन सब के अंदर आपको मिलती है ईदर पनिशमेंट और फाइन, राइट। सो जो लॉज हमें डील करते हैं क्रिमिनल लॉ के, प्राइमरली IPC, राइट, 1860 में ब्रिटिशर्स ने इसे ड्राफ्ट किया था बाय विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड मिकॉले, राइट। लेकिन 2023 में इसको रिपील्ड कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता 2023 से, राइट। नाउ BNS और प्रायरली नोन एज इंडियन पिनल कोड टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ क्राइम and the punishment. Let's say the definition of murder, definition of rape, definition of abatement, and इन सब offenses की punishment IPC और अब BNS के अंदर लिखी हुई है, right? So BNS from the 1st July 2024 we have been following भारतीय न्याय संहिता, राइट। अब IPC नहीं डील करता है
with respect to definition and punishment of the crime. Similarly, अगर crime से related अगर procedure हमें समझना है तो earlier it was CRPC, right? Now very similar to this IPC, it has been repealed. Now we are following BNSS, right? 2023 and इसकी enforcement date भी 1st July 2024 है, right? So government, the Modi government brought all these laws considering that all the laws are very outdated, right? So to match with the current situations, so BNSS and BNS were brought by the government and the enforcement date of the laws were 1st July 2024, right? So this is about what is crime. अलग laws भी होते हैं, let's say POCSO, right? Medical Termination of Pregnancy Act. There are so many acts, right? कोई भी act जो जिसके अंदर punishment provide करती है किसी भी act को करने पे, right? फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बच्चे के साथ, चाइल्ड के साथ जो 18 से कम है, राइट, उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस करते हो तो इट विल बी डेल्ट बाय पॉक्सो, राइट. प्राइमरली BNSS and BNS will deal with majority of criminal laws in our country. Now, moving ahead. What are the essentials of crime? Right, to constitute crime, क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, कब जाकर के हम लोग ये कहेंगे कि हाँ भाई क्राइम हो गया है. नाउ पहला, ह्यूमन बीइंग. क्राइम हमेशा एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, कोई एनिमल, कोई डेड बॉडी कभी भी क्रिमिनल लॉ के अंदर लाइबल नहीं हो सकती, राइट. नाउ सेकेंड, अ गिल्टी माइंड, मेंस रिया, योर डिजायर टू कमिट द क्राइम, योर इंटेंशन टू कमिट द क्राइम. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पेन रखा हुआ है मेरा और एक पेन रखा हुआ है मेरे फ्रेंड का डेस्क के ऊपर. मैं मेरे फ्रेंड का पेन ये समझ के उठा लेता हूं कि ये मेरा पेन है. सो इट इज नॉट थेफ्ट बिकॉज मेरे क्रिमिनल इंटेंशंस नहीं थे उस थेफ्ट को कमिट करने के, राइट. सो डिजायर इज द utmost and foremost criteria to commit the crime, your intention. अनइंटेंशनल एक्ट कभी भी क्राइम नहीं होता है अनटिल और अनलेस वो बहुत ज्यादा ग्रॉस नेग्लिजेंट ना हो, राइट. सो मेंस रिया, योर डिजायर टू कमिट द क्राइम, योर इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कमिट द क्राइम, राइट. अ गिल्टी एक्ट, this is very obvious. If I am thinking in my mind that I want to kill X, can X technically prove this, that I want to kill him? Until or unless I do not do something substantial to commit the crime. So physical act, let's say if I want to kill X, I went to purchase a gun, right? I loaded the gun and I started aiming and shooting X, right? So the moment I shoot at X, it becomes actus rea and I can be held liable for the offense, right? Harm or injury, that is very very important, right? wrongful loss, wrongful gain. So अगर मैं किसी का कोई सामान चुराता हूं, it means मुझे हुआ है wrongful gain और सामने वाली पार्टी को हुआ है wrongful loss. So human being to held someone liable, guilty mind, mens rea, very very important, intention is very required, guilty act should be towards the commission of the crime, and fourth, harm or injury to the person, right? So these are the essentials to commit the crime. Now moving ahead, now actus reas and mens rea, let us understand in detail. So this person, you can see this person is thinking about that I will make the face of my enemy like this. So this is mens rea. He is planning, but till the time you are planning in your head, the other person cannot prove that he wants to beat me or he wants to kill me, right? So अकेला mens rea कभी भी क्राइम नहीं हो सकता. It need act also. अब एक्ट क्या किया इन भाई साहब ने? एक जोरदार पंच मार दिया इनके फेस पे, एंड दैट इज
actus rea. And when mens rea and actus rea both are complete, it is crime. Right? एक दृश्यम मूवी थी, आई होप सब लोगों ने दृश्यम मूवी देखी होगी, राइट? सो जो वाइफ और बेटी मर्डर कर देते हैं उसको छुपाने का काम अजय देवगन करते हैं, राइट? नाउ जब आपको पता है व्हेन यू आर इंटेंशनली हाइडिंग द विक्टिम्स बॉडी, it means you have intention to commit the crime. And when you are doing all the things that is being shown in the movie, that is your actus rea. आप उसको छुपाते हो, आप उसको जला देते हो, ये सारे acts हैं. So mens rea, your desire to commit the crime plus your act towards the crime is equal to crime. Actus rea, mens rea, crime. Right? Now, both are very, very important. Now, moving ahead. Actus rea is a guilty mind. What is the legal meaning? Actus rea refers to a physical act or omission that forms the basis of crime. Without actus rea, there can be no crime. Mere thought are not punishable. You will not be able to prove, right? 5 लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने, I want to kill the third person, but that is in my mind only. How will the third person prove that कि I want to kill that person, right? So essentially, mere thought to commit the crime is not punishable. It needs actus rea. Mens rea, the guilty mind, right? Meaning, mens rea refers to a mental element of crime, that is your intention, knowledge, recklessness, negligence behind the act. A person must know that what they are doing is wrong or intend to do it. Without mens rea, often there is no crime, even if something bad happened, right? So intention is very, very important. एक चीज और होती है यहां पे, अगर आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो, राइट? नेग्लिजेंट अगर आप हो तो इट इज समटाइम्स अमाउंट्स टू योर मेंस रिया. मैं 2 एग्जांपल दूंगा, वहां से क्लियर हो जाएगा. आप you are driving a car and the driving speed is, let's say, 60 km per hour, and you are driving at the speed of 140 km per hour, and your car without your intention kills a person named X. Now you will say that I don't have mens rea to commit the crime, but the court will say that you were so negligent that no ordinary person would have done that act. मतलब negligence का मतलब होता है when you are so careless and you are not behaving like an ordinary person, right? Now, अब एक ordinary person होगा, वो चलाएगा 60 की स्पीड में और आप चला रहे हो 140 की स्पीड में. सो यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट एंड यू कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर द क्राइम. सेकेंड एग्जाम्पल, यू ऑल मस्ट हैव सीन मिर्जापुर सीरीज, जहां पे मुन्ना भैया एक बढ़िया सी एक बारात में जाते हैं और विदाउट किलिंग द दूल्हा और वो गोली से उसको उड़ा देते हैं, राइट? नाउ एक ऑर्डिनरी पर्सन क्या करेगा? सो हम कहेंगे दैट मुन्ना भैया वॉज नॉट बिहेविंग लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन. ऑर्डिनरी पर्सन क्या करता है? बारात में जाता है, खाना खाता है, डांस करता है. बट व्हेन मुन्ना भैया unintentionally but negligently shot the groom, he is liable for the negligent. So sometimes your negligence will be amount to guilty intention, right? So negligence, when you do not behave like an ordinary person, you behave very negligent in very negligent manner, right? Careless manner we can say, then it is sometimes amount to mens rea. Now, moving ahead, there are 4 stages to commit the crime. Stages होती हैं crime commit करने की. So सबसे पहले जो crime की stage होती है, that is your intention, right? So सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि that I want to kill that person. भैया बहुत हो गया, अब अपन को इसको करना है. So पहली चीज आपके दिमाग में आती है, that is your intention. Now second is your preparation. प्रिपरेशन में क्या करोगे? जहर वाली खीर खिलाएंगे,
ठीक है, सूर्यवंशम मूवी की तरह, या फिर एक बार में खेल खत्म, गन उड़ाएंगे, राइट। सो पहले आप जहर वाली खीर खरीदोगे या फिर आप गन खरीद के लाओगे, दैट इज योर प्रिपरेशन। मेयर प्रिपरेशन इज नॉट एन ऑफेंस। एक्सेप्शंस है, जैसे डकैती, टेररिज्म एक्टिविटी, काउंटरफीट करेंसी, ये सब प्रिपरेशन स्टेज पे भी ऑफेंस होते हैं। अब कॉमन सेंस ही बात है, अगर मैं मेरे घर में 50 AK-47 रख रहा हूं, राइट, सो डेफिनेटली मैं दिवाली पे तो नहीं पटाखे चलाऊंगा उनसे, दैट मस्ट बी टू कमिट द क्राइम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिमिनल लॉ इज नॉट ओनली टू पनिश द क्रिमिनल्स बट ऑल्सो स्टॉप द क्राइम। क्राइम को होने से पहले रोकना भी स्टेट, पुलिस और कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो प्रिपरेशन में अगर आप डकैती कर रहे हो, लेट्स से आपने आर्म्स गैदर कर लिए, टेररिस्ट एक्टिविटी, काउंटरफीट करेंसी, लेट्स से मैंने बहुत सारे नकली फर्जी नोट अपने घर में रख रखे हैं 500 के, राइट, सो दैट इज अ क्राइम इटसेल्फ, राइट। नार्कोटिक्स सब्सटेंसेस, राइट, सो ऐसे ऑफेंसेस प्रिपरेशन स्टेज में भी ऑफेंस कंसिडर किए जाते हैं, राइट। सो प्रिपरेशन यूजुअली इज नॉट एन ऑफेंस अंटिल और अनलेस आप एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहे हो, राइट। अटेम्प्ट, नाउ टेकिंग अ क्लियर स्टेप टुवर्ड्स कमिटिंग द क्राइम। एज आई सेड, प्रिपरेशन ऑफेंस नहीं होता है यूजुअली व्हेन आई एम परचेजिंग द जहर वाली खीर और अ गन। द विक्टिम कैन नॉट प्रूव कि ये जहर वाली खीर और ये गन मेरे लिए है, लेकिन उसके बाद की जो स्टेज होगी अटेम्प्ट, इससे प्रूफ कर सकते हैं। लेट्स से मैंने वो जहर वाली खीर उसके खाने में मिला करके उसके सामने रख दी। नाउ मैं प्रिपरेशन से एक स्टेज आगे निकल चुका हूं, और जब मैं वो गन लेकर के आया एग्जांपल नंबर 2 में, तो मैंने विक्टिम की साइड वो गन को ऐसे रख दिया, राइट, और मैंने उसको जैसे ही एम किया, नाउ इट कैन बी प्रूव्ड कि वो एम, मैंने जो गन खरीदी थी वो उसी को मारने के लिए थी, वो जहर वाली खीर मेरे लिए थी, राइट। सो प्रिपरेशन में प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है अंटिल और अनलेस आप एक्सेप्शन में नहीं फॉल करते हो, बट अटेम्प्ट में इट इज पॉसिबल टू प्रूव, क्योंकि जब मैंने खाने वाली जहर वाली खीर खाने में मिला दी है, इट मीन्स आई हैव टेकन अ क्लियर स्टेप टुवर्ड्स कमिटिंग द क्राइम। अब जब आप अटेम्प्ट करोगे तो दो ही चीजें होंगी। जब मैंने गन ऐसे एम किया तो या तो वो पर्सन मरेगा या वो बचेगा, लेट्स से वो ऐसे हो गया, राइट, और या फिर था वो मजबूत, उसको लगी गोली और बच गया। सेकंड, हम खीर वाले एग्जांपल की बात करें, खाई खीर उसने, कुछ भी नहीं हुआ, राइट। नाउ अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल हुआ, सो ये क्या होता है, कमीशन ऑफ क्राइम, सक्सेसफुल कंप्लीटिंग द क्राइम। अगर वो पर्सन मर गया तो आपको मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपको अटेम्प्ट की पनिशमेंट मिलेगी। लेट्स से सक्सेसफुल हो गया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी क्राइम की, मर्डर की, और वॉट एवर यू आर प्लानिंग टू डू। और अगर अनसक्सेसफुल रहा तो आपको पनिशमेंट मिलेगी अटेम्प्ट की, यूजुअली हाफ पनिशमेंट ऑफ द योर क्राइम, right, not fixed but to understand it. So there is a difference between attempt and actual offense, right? So पहली stage intention, mere thinking of crime is not an offense. Preparation usually offense नहीं होती है until or unless हम कोई major कुछ नहीं करने वाले हों, right? Attempt, we have clearly understood that taking a clear step toward committing the crime. Commission, once you are डन इन योर क्राइम, राइट। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको पूरी पनिशमेंट मिलेगी, और अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो आपको यूजुअली आधी पनिशमेंट मिलेगी। नाउ मूविंग अहेड, डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड गैदरिंग रिसोर्सेज फॉर अ क्राइम, बट when I said when I am purchasing a poison, you can't prove that this is for that specific person, right? While an attempt is the direct movement towards committing the crime. After
preparation. So once you are done with your preparation, you will take aim towards your crime, and that aim is known as attempt. जब आप, when you will mix that poison into the food of that individual, it will be considered as an attempt, preparation, right? Essentially, preparation is thinking about and planning the crime, while an attempt is taking a step to actually commit it, right? So that is the difference between your attempt and preparation, right? Now, ऑफेंसेस की दो तरह की कैटेगरी होती है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल. सो बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं वो थोड़े कम सीरियस होते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि कोई क्राइम सीरियस नहीं होता है, बट थोड़े कम सीरियस होते हैं. वी कैन नॉट कंपेयर public nuisance or defamation with the offense of murder and rape, right? So bailable offense जो थोड़े से कम सीरियस होंगे और non bailable offense जो थोड़े ज्यादा सीरियस होंगे, right? Now defined under section 2B of BNSS, right? Now bail is a matter of right, the police or court must grant it. Bailable offense, bail मिलेगी ही मिलेगी, right? Obviously there will be some conditions that you have to submit a amount of 10,000, 5,000, 50,000, है ना? And whenever court will ask you to appear, you will appear before court or police. और अगर आप appear नहीं होगे, so the amount जो आपने जमा किया है that will be forfeited और आपकी bail cancel हो जाएगी. But bail मिलेगी. Bail is a matter of right. Court, police deny नहीं कर सकते, right? Usually less serious crimes with punishment of 3 years से कम. एग्जाम्पल, सिंपल हर्ट, पब्लिक न्यूसेंस, डिफेमेशन, असॉल्ट विदाउट एनी डेडली वेपन. सो बेलेबल ऑफेंस जहां पे बेल इज अ मैटर ऑफ योर राइट, कोर्ट एंड पुलिस कैन नॉट डिनाई इट. सिंपल. नाउ मूविंग अहेड, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. अब यार नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि बेल मिलेगी ही नहीं. बेल मिल सकती है, बेल नहीं भी मिल सकती, बेल मिल भी सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. डिस्क्रिशन व्हेन वी से कोर्ट की मर्जी, राइट? सो यहां पे बेल का मिलना क्या होता है, मे, राइट? बेलेबल ऑफेंस में इट इज शैल, वेयर एज इन नॉन बेलेबल ऑफेंस यू मे बी ग्रांट अ बेल, राइट? दी भी जा सकती है बेल, नहीं भी दी जा सकती, लेकिन कोर्ट कुछ फैक्टर्स, कुछ सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करता है, राइट? बेल इज नॉट राइट, इट इज नॉट योर राइट, यू कांट क्लेम बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस एज अ मैटर ऑफ राइट, राइट? इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, राइट? यूजुअली serious crimes punishable with more than 3 years or life imprisonment, the courts checks, जैसे for example murder, right, rape. Now court क्या check करता है when we approach before the court that I want a bail in non-bailable offenses? So court सबसे पहले check करेगा nature and gravity of the offense, right? If we talk about Nirbhaya gang rape, if we talk about RG Kar case, they are one of the most heinous instances of rape in our country, right? So उन जो nature and gravity है that is very brutal, ये देखता है कोर्ट, right? Risk of tampering with evidence. Usually criminals क्या करते हैं, अगर उन्हें जेल से बाहर छोड़ दिया जाएगा तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, they will tamper with the evidences. दृश्यम मूवी में वही हुआ. सो फर्स्ट थिंग दैट द क्रिमिनल डू वंस रिलीज इज टेम्परिंग विद द एविडेंस. लेट्स से मैंने मर्डर किया तो सबसे पहले मैं मर्डर वेपन छुपाऊंगा, विक्टिम की फैमिली को धमकाऊंगा, राइट? और हो सकता है भाग भी जाऊं. सो रिस्क ऑफ टेम्परिंग विद एविडेंस ये भी चेक करता है कोर्ट. चांसेस ऑफ फ्लीइंग, आप कहीं विजय माल्या ना बन जाओ, राइट? फिर पॉडकास्ट करो बाहर जा करके, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्रिमिनल को पनिश करना एक मेजर ऑब्जेक्टिव है. सो क्रिमिनल भाग ना जाए, दैट इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन व्हाइल ग्रांटिंग बेल. क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द एक्यूज्ड. लेट्स से आई एम द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, राइट? आउट ऑफ कंपल्शन मुझसे वो ऑफेंस हो गया, इन दैट केस आई कैन बी ग्रांटेड बेल. बट अगर मैं हैबिचुअल ऑफेंडर हूं,
राइट, मैंने पहले भी इस तरीके से 5 बार क्राइम किए हैं, सो दैट इज अ फैक्टर. एंड फैमिली बैकग्राउंड ऑल्सो. कई बार ऐसा होता है, पापा चोर, बेटा चोर, दादाजी और भी बड़े वाले चोर, सो पूरी फैमिली वो क्राइम कर रही है, राइट. सो इन दैट केस कोर्ट बेल नहीं देता है. सो ऑल दीज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आर appreciated by the court while granting bail in non-bailable offenses, right. So summarizing this bailable and non-bailable offense, bailable offense में bail is a matter of right, मिलेगी. non-bailable offense में आपको bail कोर्ट की मर्जी से मिलेगी after considering these or many more circumstances, right. Let's move forward. एक और कैटेगरी होती है cognizable and नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट. अगेन कॉग्निजेबल थोड़े सीरियस होते हैं, लेट्स से नॉन बेलेबल वाले, राइट, और नॉन कॉग्निजेबल थोड़े से कम सीरियस होते हैं, लेट्स से बेलेबल वाले. नाउ कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ BNSS. पुलिस कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट अ वारंट. आप लोगों ने सब लोगों ने मूवीज में देखा होगा, वेब सीरीज में देखा होगा, जब पुलिस पहुंचती है तो गेट खुलता है और पर्सन बोलता है वारंट लाए हो, तो पुलिस क्या बोलती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जरूरत नहीं है वारंट की, राइट. बिकॉज दिस इज फॉर सीरियस ऑफेंसेस. कोई पर्सन रेप करके, मर्डर करके, या कोई टेररिस्ट पर्सन ये नहीं बोल सकता जब उसे पकड़ने जाए कि लाओ वारंट लेकर के आओ. हो सकता है तब तक वो भाग जाए, राइट. एंड पुलिस कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट अ वारंट, राइट, एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग इमीडिएटली. क्योंकि जब सीरियस ऑफेंस है तो उसमें एविडेंस टेम्परिंग के, एक्यूज्ड के भाग जाने के, राइट, चांसेस हो सकते हैं. इसलिए इन दैट केस द एक्यूज्ड मस्ट बी अरेस्टेड एज सुन एज पॉसिबल. ऑल्सो द इन्वेस्टिगेशन शुड बी started as soon as possible. Usually involves serious offenses. Punishment is greater 3 years or more, up to life imprisonment or death sentence. Example: murder, rape, kidnapping, dowry death and robbery. और अगर ऐसे ऑफेंसेस में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, व्हेन यू गो टू द पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर द FIR, इट इज मैंडेटरी, राइट. इट इज मैंडेटरी. पुलिस को FIR फाइल करनी पड़ेगी, राइट. नाउ कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़े सीरियस नेचर के होते हैं. पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, आपके घर पे सर्च कर सकती है, आपके घर पे कोई सामान होगा या फिर कोई लेट्स से कोई एविडेंस होगा, कोई मर्डर वेपन होगा, उसे सीज भी कर सकती है. एंड आपके अगेंस्ट में FIR मैंडेटरीली रजिस्टर होगी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द मजिस्ट्रेट और विदाउट एनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, राइट. अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ये नहीं देखेगी पहले कि चेक कर लें सच में हुआ है या नहीं हुआ है. पुलिस को FIR लिखनी ही पड़ेगी. लेट्स से मैं पहुंचा पुलिस के पास कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है मेरे साथ, इस एक्स पर्सन ने किया है. नाउ पुलिस को डाउट है मुझ पे दैट कि किया है या नहीं किया. लेट्स चेक इट. पहले थोड़ा सा एक बार प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है. नो, पुलिस हैज नो पावर टू डू सो. If it is a cognizable offense, police has to mandatorily register FIR without the permission of the magistrate. So these are the cognizable offenses. Right? Now, moving ahead. Non-cognizable offense थोड़े कम सीरियस होते हैं. पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट, राइट. यहां पे मैजिस्ट्रेट का वारंट चाहिए एंड नीड परमिशन फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट टू इन्वेस्टिगेट, राइट. FIR भी नहीं लिखी जाती यहां पे. FIR भी मैजिस्ट्रेट की परमिशन से ही लिखी जाती है. नाउ लेस सीरियस ऑफेंसेस, पनिशमेंट इज यूजुअली लेस देन 3 years. एग्जाम्पल्स: डिफेमेशन, पब्लिक न्यूसेंस, सिंपल हर्ट, फॉर्जरी, राइट. सो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को अगर हम लोग समराइज करते हैं तो पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती. पुलिस आपके घर पे सर्च और आपके घर से किसी सामान को सीज नहीं कर सकती विदाउट द अप्रूवल ऑफ द मैजिस्ट्रेट, राइट. नाउ ऑल्सो जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो भी मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर अप्रूवल लेकर ही होती है. एंड सेम फॉर FIR, राइट. Moving ahead, so cognizable, police can arrest.
in cognizable offense without warrant, in non cognizable offense with warrant only, start investigation without magistrate order in cognizable offense, need magistrate's order in case of non cognizable offense. Severity of the crime, serious, less serious, right? Examples की बात करते हैं, murder, rape, robbery, defamation, public nuisance, right? So this is a classification of cognizable and non cognizable offenses for us. Now moving ahead, is police bound to register FIR, right? अब इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क केस में दिया है, दैट इज ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी. यस, पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एन FIR इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. थोड़ी देर पहले समझा हमने, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है पुलिस को FIR रजिस्टर करनी ही पड़ेगी, राइट? When information is given about a cognizable offense, it is the duty of police officer to register an FIR and start the investigation, right? आप investigation भी शुरू कर दो, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की आप इंतजार मत करो, क्योंकि इट्स अ cognizable offense, serious offense है. Supreme Court held registration of FIR is mandatory in the information discloses a cognizable offense. No preliminary inquiry needed unless the case falls under certain exception. अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी डाले कि पुलिस कुछ ऑफेंसेस में इंक्वायरी कर सकती है, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कि कोई फैमिली डिस्प्यूट है हस्बैंड वाइफ के बीच में, देन पुलिस कैन कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कि ये सच बोल रहे हैं या नहीं, राइट? कमर्शियल डिस्प्यूट, राइट? करप्शन केसेस, यूजुअली करप्शन के जो केसेस होते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट में लगते हैं. So rather than fixing the liability of the government directly on the basis of information, it is better to investigate कि भाई एक बार चेक कर लेते हैं सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है. So करप्शन के केसेस और लैंड से रिलेटेड कुछ जो इश्यूज होते हैं, राइट? है ना, चाचा जी ने पापा की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है ना, या दादाजी ने कर लिया है, ताऊ जी ने कर लिया है. सो ऐसे केसेस को भी पुलिस पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है बिफोर रजिस्टरिंग द FIR. ये सीन बनता है, राइट? नाउ व्हाट इफ पुलिस रिफ्यूजेस टू रजिस्टर योर FIR? भैया आप पुलिस वाले के सामने पहुंचे, उन्होंने मना कर दी, उसने आपको सीरियसली नहीं लिया कि जा बेटा अपना काम कर, नहीं लिखूंगा. पुलिस वाले ने ये भी बोल दिया कि तुझसे हो जाए वो कर ले. अब उनको नहीं पता था कि आप लॉयर हो, लॉ स्टूडेंट हो. सो अब आप क्या करोगे? आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास पहुंच जाओगे, राइट? आप कहां जाओगे? SP के पास. अब अगर SP उस पुलिस स्टेशन को बोलेंगे टू रजिस्टर द FIR, बट व्हाट इफ SP ने भी वो नहीं लिया, तो इस आपका सपोर्ट नहीं किया. फाइल अ कंप्लेंट बिफोर मजिस्ट्रेट. Now you will file a complaint before magistrate. Now magistrate will order the police to start the investigation or he can take case directly अपने पास. और अगर आपका कोई right violate हुआ है, so you can directly file a writ under Article 226 of the Indian Constitution before your respective High Court, right? So अगर आपकी FIR को refuse किया जाता है, so आप जाओगे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास. अगर वहां पे भी आपके ग्रीवियंसेस को एड्रेस नहीं किया जाता है, देन यू विल डायरेक्टली अप्रोच बिफोर द मैजिस्ट्रेट. और अल्टरनेटिवली अगर आपके किसी कॉन्स्टिट्यूशनल, आपके फंडामेंटल राइट और आपके किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, तो आप यू कैन डायरेक्टली अप्रोच बिफोर द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ एक जीरो FIR का कॉन्सेप्ट भी आया. सो जब निर्भया गैंगरेप हुआ था तो एक वर्मा कमीशन बनाई गई थी, एंड वर्मा कमीशन रिकमेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो FIR. नाउ अ जीरो FIR अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS इज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ये भी एक FIR ही होती है, दैट कैन बी फाइल्ड एट एनी पुलिस स्टेशन. लेट्स से क्राइम हुआ भोपाल में, राइट?
सो एफआईआर इंदौर में भी फाइल हो सकती है, regardless of where the crime occurred or the jurisdiction of the police station. This allows victims to report a crime immediately and prevents them from being denied legal resources due to the jurisdiction issue. Right? So, अगर victim के साथ कुछ गलत हुआ in Bhopal and now she has reached to her home place in Indore, now she doesn't need to come back to Bhopal to file a FIR, right? She can file an FIR in the Indore itself, right? And once the preliminary investigation is done, the FIR is registered, the Indore police station will send this to Bhopal. So why 0 FIR? So when the Indore police station will register the FIR, they will assign it as a 0 number. Every FIR has a number. So the Indore police will not give this FIR as number, they will assign it a 0 number. Right? And once this FIR will be forwarded to the Bhopal police station, they will assign the number. Now, legal basis under BNSS. Section 173 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 says every information relating to commission of the cognizable offence shall be recorded regardless of jurisdiction. 0 FIR victim, first approach. This aims to speedy justice, not wasting time over jurisdictional issues, right? So this is the legal basis of 0 FIR, right? So in this video we have completed the basic introduction of the crime, right? And for upcoming videos we will be covering the different offenses, offense against body, offense against property, and everything we will be covering. So keep following us. Thank you so much. See you soon.